ऑफर के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज एक्सेप्टेंस के बारे में सेक्शंस 2 क्लॉज ए ऑफर के बारे में बात करता है एंड सेक्शंस 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? When the persons to whom proposal is made, when the persons to whom, जिस व्यक्ति को प्रपोजल मेड किया जाता है और वह अपना एसेंट सिग्निफाइज करता है, एसेंट में स्वीकृति देता है, एंड जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बिकम्स ए प्रोमिस, एंड प्रोमिस एक्सेप्टेंस। यहां पे एग्जांपल दे रहा है, एनालिसिस कर रहा है इसको। When the person to whom the proposal is made, for example, if A offers to sell his car to B for 2 लाख, तो यहां पे प्रपोजल दिया गया है, किसको? बी को दिया गया है, और बी जब एक्सेप्ट कर लेगा तो यह एक्सेप्टेंस हो जाए। एंड इसी को आगे कंटिन्यूड कर रहा है। When the persons to whom the proposal is made, that is B in the above example, if B signifies his assent, अगर B अपना assent दे देता है, in other words, if B grants his consent, grant मतलब देना, assent signifies मतलब देना, तो एज प्रपोजल, तो ए का प्रपोजल क्या होगा? बी जब सिग्निफाई कर देगा कंसेंट ऑन द प्रपोजल मेड बाय ए, एंड जब बी सिग्निफाई कर देगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड हो जाएगा, और एक्सेप्टेड जब प्रपोजल हो जाता है तो बिकम्स ए प्रॉमिस, मींस एक्सेप्टेंस हो जाता है। आपको लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था, जो ऑफर होता है माचिस, सॉरी गन ऑफ पाउडर, ऑफर जो होता है एक गन ऑफ पाउडर होता है, एंड एक्सेप्टेंस माचिस की तिल्ली होती है। सर विलियम एंसन जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो विलियम साहब ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 में हमारी आजादी से पहले की है और ब्रिटिश राज में बनाई गई थी। तो पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नींव जो रखी गई है, ढांचा जो है सो इंग्लिश लॉ के बेस पे आधारित है। तो विलियम साहब ने कहा, विलियम एंसन साहब ने कहा, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मीन्स यह कहना चाहता है जो ऑफर जो होता है वह गन ऑफ पाउडर है, एंड एक्सेप्टेंस क्या है? एक माचिस की तिल्ली है। अब कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसका ऑब्जर्वेशंस में इनका कहना है, जो एक्सेप्टेंस जब ट्रिगर्स करता है उसको पुनः हम लोग कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अंडन। वंस आपने ऑफर चली और इस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब पुनः आप वापस नहीं जा सकते। अगर पुनः वापस जाते हैं तो कैंसिलेशन होगा या रिवोकेशन होगा, फिर उसके जो इफेक्ट्स होंगे, परिणाम दुष्परिणाम होंगे, वह भुगतना पड़ेगा। जैसा कि ऑफर एक गन ऑफ पाउडर है, और गन ऑफ पाउडर के पास जैसे ही माचिस की तिल्ली जाएगी तो वहां पे ब्लास्ट होना ही है। तो करने का मतलब यहाँ पे, बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्संस हु हैड द ट्रेन टू रिमूव बिफोर द मैच इज अप्लाइड। जी, आप तो या तो मैचेस लगाने से पहले या तो ट्रेन को रिमूव कर दीजिए, दूर कर दीजिए, इस गन पाउडर को दूर कीजिए,
अगर जैसे ही it in effect means that offer can be withdrawn just before it is accepted, and acceptance जैसे ही आया तो converts the offer into a promise and then it is too late to revoke, तो बहुत विलंब हो जाएगा, उसे रिवोक आप नहीं कर सकते. दिस मीन्स soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode करेगा. एंड ट्रेन ऑफ गन पाउडर को बताया गया है ऑफर. ट्रेन ऑफ गन पाउडर को विलियम साहब ने इसको रूप दिए हैं ऑफ ट्रेन ऑफ गन पाउडर को ऑफर कहे हैं, एनलाइटेड मैच को एक्सेप्टेंस. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. मान लीजिए कोई किसी को ऑफर देता है तो वहां से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है, बट इसकी एक्सेप्टेंस जो होती है, एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी व्हिच क्रिएट्स ए लीगल रिलेशनशिप. एंड वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, and once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn by and revoked. An offer remains an offer. एक ऑफर तब तक ऑफर रहता है जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट becomes a contract as soon as it is accepted. एकदम सिंपल, जो मैंने पहली लाइन में बोल के चला गया था, उसी को यहाँ पे एक सेंटेंस के द्वारा सीक्वेंशियल मैनर में बच्चे को समझाने का एक प्रयास था. मिस ऑफर आई, एक्सेप्टेंस हुआ और ये कन्वर्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका लीगल रूल्स, तो अभी तक हम लोगों ने लीगल रूल्स के बारे में जो पढ़ा, सेक्शंस 11 क्या बात करता है बच्चों? सेक्शंस 11 क्या बात करता है? एनीवन? सेक्शंस 11 कौन बात करता है? सर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज. ओके. सेक्शन 9? सारे बच्चे से सवाल है, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज इन्वॉल्व योरसेल्फ. सेक्शन 9. सेक्शंस 2 क्लॉजेज. यह होमवर्क रहा, कुछ सेक्शंस जो हम लोग डेल्ट करते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज एच, तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का हाँ, बस सिंपली आप बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है. एंड सेक्शन 9 जो बात करता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट की, मतलब लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस. तो पहला पॉइंट है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन्स टू हुम द ऑफर इज मेड. ये बात कर रहा है स्पेसिफिक ऑफर की जी. बाउटन वर्सेस जॉन्स, यह स्पेसिफिक ऑफर है, वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको किया जा रहा है. लेकिन अगर जनरल होगा तो जनरल का क्या केस लॉ था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवॉल एंड कंपनी एंड लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ओके, गुड. तो जब हम स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं, मिस प्रपोजल जिस व्यक्ति को दिया गया वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है. तो यहां पे बात करेंगे हम लोग, इसको बोलते स्पेसिफिक ऑफर, बाउटन वर्सेस जोन्स. इस केस में क्या हुआ? बाउटन, समझिएगा केस लॉ को, समझिएगा. बाउटन वर्सेस जोन्स केस लॉ में थोड़ा स्लो रहता हूं,
क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, जो 50 पेज 20 पेज में जजमेंट आता है उसको एक पैराग्राफ में लिखा हुआ रहता है, इसको समझना है। बाउटन एक बार, नहीं मैं ही समझाता हूँ। बाउटन एंड ब्रुकलेहर्स्ट। तो बाउटन ने क्या किया, बिजनेस बॉट किया, किससे, ब्रोकलेहर्स्ट से। एक जोन्स नाम का जो बंदा था, जोन्स नाम का जो बंदा था ब्रुकलेहर्स्ट का क्रेडिटर था। बिजनेस को किसने बॉट कर लिया, बाउल्टन साहब ने बॉट कर लिया। अब यह जोन्स जो बंदा था उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, किसको, ब्रोकलेहर्स्ट को। वह तो जान रहा है, उसको पता नहीं है जो बिजनेस बिक गया है और बाउल्टन साहब ने खरीद लिया है। तो ब्रुकलेहर्स्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। जोन्स यह समझ के किया जो ब्रोकलेहर्स्ट को कर रहा है, लेकिन बाउल्टन ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, और बाउल्टन ने क्या किया, सप्लाइड कर दिया गुड्स को, इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम। यह नेम किसके नेम में था, ब्रोकलेहर्स्ट के नेम में था। बाद में जॉन ने रिफ्यूज कर दिया पे करने के लिए, किसको, बाउल्टन को। क्यों, क्योंकि उसका कहना था बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ब्लॉकहर्स्ट ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेट। कहने का मतलब जोन्स का कहना यह था, जो ब्रुकलेहर्स्ट मेरा पैसा लेके बैठा हुआ था, मान लीजिए 1 लाख रुपया, और हमने माल इसीलिए खरीदा कि हम आगे चल के सेटअप कर सके इसको, तो हम सेट ऑफ हिज डेट अगेंस्ट ब्रोकलेहर्स्ट। तो यहाँ पे जजमेंट आया, हेल्ड हुआ, जो ऑफर वाज नॉट मेड टू बॉल्टन, और इसीलिए बॉल्टन साहब ने जो सप्लाई किया, तो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉल्टन एंड जोन्स, इसीलिए पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये समझना है, हमने यहाँ पे समझा स्पेसिफिक ऑफर। यह ऑफर किसके लिए था, ब्रोकलेहर्स्ट के लिए था। तो अगर कोई दूसरा एक्सेप्टेंस करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्सन नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोग का एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? सर पहले तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि सर हम लोग ऑलमोस्ट लाइक मतलब उस रफ्तार में पढ़ना शुरू कर दिए थे कि देखिए, मतलब लेकिन आप एग्जाम तक पहले तो भी आए पूरा थे तो हो। मैं आपको बताया था, जो यस मैं सर। बच्चे लोग को शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट सिचुएशंस हाँ जिस वे से मतलब बढ़ रही है, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, तो वो उस सिचुएशन में तो अच्छा किया क्योंकि अभी सेफ्टी बिल्कुल नहीं है वहां बिल्कुल। पे, उस आप मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में सर तो को ही अभी। देखिए, आज 2-3 दिन में जो यस सर। घटनाएं हुई हैं, बहुत ही मतलब समझिए जो पेनफुल है। जैसे डॉक्टर संक्रमित हो जा रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, जो इतना प्रिकॉशंस यस लेके सर। रह रहे हैं। तो हम लोगों का क्या भरोसा, जो मेडिकल साइंस के बारे में एबीसी भी नहीं जान रहे हैं। और तो सेंटर पे जाना बहुत ही रिस्की था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, वहां पे जाना, मतलब यह तो बेहतर ही हुआ, एग्जाम एटलीस्ट हाँ हो सर, गया। कोरोना सिचुएशन में तो खैर बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ हाँ। और इसीलिए मैं देखे, आप इधर देखे होंगे जो बीच बीच में क्लास भी मैं लोड। सोच रहा, हाँ कंटिन्यूटी रहे आपको पढ़ाई की, बट ऐसा भी ना हो जो सिलेबस आपका जल्दी खत्म हो जाए, जिससे फिर आप घर में ऐसे ही आराम से बैठे। यस सर। कोई भी इन्फॉर्मेशन को ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव। ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या हो ओके गया, सर। पढ़ेंगे 2 महीना और पढ़ेंगे, 3 महीना और पढ़ेंगे, और अच्छे से रिवीजन करते यस सर। रहेंगे। और यहाँ पे पुनः आपको याद दिला रहा है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। जब जनरल होगा तो आपको याद रखना है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी।
एंड जब स्पेशल होगा तो बाउटन वर्जन, स्पेसिफिक होगा तो बाउटन वर्जन्स। बोल्टन वर्सेस जोन्स। एकदम सही, गुड। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णतः, अनक्वालिफाइड मतलब किसी भी ढंग का कंडीशंस नहीं लगी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस, अगर हम सपोज 5,000 में मोबाइल बेचने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 4,000, तो क्या हो गया, आपने क्वालिफिकेशन लगा दिया, मैं सब्जेक्ट टू कर दिया, मैं सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही आप बोल रहे हैं जो एक्सेप्टेंस होगा, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मतलब मैंने बोला 5,000, आपने कहा ओके डन, तो एब्सोल्यूट मींस 5,000। तो सेक्शन 7 बोलता है एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली, वैलिड होता है ओनली कब, जब यह एब्सोल्यूट होता है और अनक्वालिफाइड होता है। अनक्वालिफाइड को हमने बताया विदाउट एनी कंडीशंस। अगर कोई रीजनेबल मैनर एंड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposals prescribe the manner in which it must be accepted। लेकिन अगर कहा जा रहा है जो प्रपोजल को एक्सेप्टेंस जो होना है इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड, मींस प्रेस्क्राइब्ड मैनर। सपोज बहुत सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है जो कुछ एग्रीमेंट जो होने चाहिए वो रिटन होना चाहिए, तो उस मैनर में ही। या ऑफर कहता है जो आप जो हमें एक्सेप्टेंस करेंगे आप एक लेटर के द्वारा या ईमेल के द्वारा करेंगे, तो आपको एक्सेप्टेंस ईमेल के द्वारा ही करना है, ऐसा नहीं आपने व्हाट्सएप कर दिया तो वह एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मिस प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एंड जिस मैनर में कहा गया उस मैनर में ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब द मैनर इन व्हिच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली। जिस मैनर में कहा जा रहा है उसी मैनर में एक्सेप्ट करना है। अब यहां पे बोलता है ए, यहां पे राहुल इंक्वायरी करता है सूर्यांशु से, बोलता है विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख, और बी बोलता है, बी मतलब सूर्यांशु रिप्लाई करता है आई सेल परचेज योर कार फॉर 2 लाख। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में हो गया। आगे अगर इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल लगा देता है, अगर आगे लगा, यहां तक तो ठीक था, अगर ये बोल देता इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000 here B cannot be considered to have accepted the proposal। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। बोल रहे मोटरसाइकिल भी मेरा खरीद ले तुम 50,000 में, तो मैं तेरा कार खरीद लूंगा 2 लाख में। तो क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, क्वालिफाइड हो गया, मींस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। जब कोई कंडीशंस लग जाता है तो ऐसी एक्सेप्टेंस को हम बोलेंगे क्वालिफाइड। क्या होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। If on the other hand B agrees to purchase the car from A as per his proposal subject to availability of valid registrations, ए तो इसको क्वालिफाइड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैलिड रजिस्ट्रेशन हर कोई लॉ है, वैलिड रजिस्ट्रेशन वाली ही कार को हम खरीदेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन फेल है तो हम नहीं खरीदना पसंद करेंगे। तो सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड बुक फॉर द कार, then acceptance is in place through the offer contain no mentions of RC। This is because expecting a valid title, always हम कुछ भी परचेज करेंगे तो हम इंश्योर करना चाहेंगे जो भैया इस बंदे के पास वैलिड टाइटल है कि नहीं है, तो इसको कंडीशंस हम नहीं बोलेंगे, इज नॉट ए कंडीशंस। सिंपल सी बात है, कोई भी एसेट्स प्रॉपर्टी हम एक्वायर करना चाहते हैं तो हम इस बात का इंश्योर करना चाहेंगे रियली ही ओनर और नॉट। तो एक्सेप्टेंस इन दिस केस इज अनकंडीशनल। अगर आरसी बुक का डिमांड कर रहा है बंदा, वैलिड रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, तो वो कंडीशंस नहीं माना जाएगा। तो पहला बात हम लोगों ने सीखा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड,
ऑफर में भी हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशंस नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस सामने वाला जिसने ऑफर दिया और आप एक्सेप्टेंस करके सामने वाले को जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो सामने वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधेगा। तो एक्सेप्टेंस का बताया जाना भी जरूरी है। तो कहना है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूड करने का मतलब होता है मिस अंतिम रिजल्ट देने के लिए बिटवीन द पार्टीज। कंक्लूड, किसी भी चीज को हम कंक्लूड करते हैं ना, जब एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, जब डिसीजंस देना होता है टू कंक्लूड द अबव मैटर, हम लोग एक डिसीजंस पे आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, यहाँ पे कंडीशनल बात आ रही है, एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग, वेरिंग मतलब बदलाव, जो ओरिजिनल बातें हैं 5,000 को आप 4,000 बोल रहे हैं, या डेविएंट हो रहे हैं जो कंडीशंस है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज ए काउंटर प्रपोजल। किसी ने 5, आपने कहा 4, तो काउंटर है एंड हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर। If the original proposal has to be materialized into a contract, अगर ओरिजिनल प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट में बदलना है तो हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर। फर्दर व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ऑफरी, ऑफरी उसको कहा जाता है जिसे ऑफर दिया जाता है, टू whom ऑफर इज गिवन, उसे बोलते ऑफरी, जो देता है उसे बोलते ऑफरर। तो जो एक्सेप्टेंस करेगा उसे बोलते हैं ऑफरी। ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम। आपने गौरीदत्त में देखा था, जो उसे ऑफरी को मालूम होना चाहिए। हाँ ले रहे बेटा। ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम। इफ ही डजंट हैव नॉलेज, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में हमने देखा the acceptance must relate specifically to the offer made. यहां पे कहना है ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज। इफ डजंट हैव द नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। जो ऑफर मेड हुआ हो किया गया है उसी को एक्सेप्ट करना है। देन ओनली इन कैन मटेरियलाइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर दिया गया, उसका एक्सेप्टेंस हो गया तो ये कन्वर्ट कर जाएगा, मटेरियलाइज कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। एंड इस पॉइंट्स को नीचे के एग्जांपल के द्वारा क्लियर करना चाह रहा है। देखिए ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ब्रॉकडेन के बारे में मैं बोलता हूं। ब्रॉकडेन जो था एक कोल सप्लायर था, रेलवे कंपनी को कोल सप्लाई करता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी मतलब यहां पे ब्रॉकडेन। ब्रॉकडेन क्या है? एक सप्लायर है। एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस। यूजुअली इसमें हुआ क्या, ब्रॉकडेन जो थी मेट्रोपॉलिटन रेलवे को कोल सप्लाई कर रही थी एज यूजुअल, बट एक समय आया तो दोनों की मनसा हुई, इच्छा हुई, जो हम लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया गया और भेजा गया मेट्रोपॉलिटन को एक्सेप्टेंस करने की। जो मेट्रोपॉलिटन का जो मैनेजर था उसने लिखा अप्रूव्ड
बात को समझिएगा, अप्रूव्ड मतलब एक्सेप्टेंस कर लिया। ऑन द सेम and put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send it to the company solicitor for a formal contract to be drawn by। मिस जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसे अप्रूव कर दिया गया एंड ड्रॉयर में डाल दिया गया, जिससे इसको भेजा जा सके सॉलिसिटर में से वकील के पास, एडवोकेट के पास, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। एंड बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट क्या हो गया, रिमेन इन ड्रॉयर। तो कोर्ट ने फैसला दिया देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एज द मैनेजर हैज नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस। मान लीजिए आप अपने मन में इसको और सिंपल से समझाते, एक लड़का एक लड़की को ऑफर देता है, लड़की कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है और मन में हाँ है बट कुछ नहीं डिस्क्लोज करती है, तो लड़का क्या मानेगा? डिनाई ही मानेगा ना, मींस एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं। और जब तक मान लीजिए आप कंसेंट मन में दे रहे हैं बट आपको डिस्क्लोज करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, इस यहां तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। यहां से ऑफर आया इधर को, इधर से एक्सेप्टेंस गया और तभी बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। बी और सी सिमिलर है, इसको आप लोग एक बार रीड करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका नटसेल में यहां बोल रहा है, जब ऑफर मेड होता है इंटेंडेड ऑफरी को, ऑफरी जो एक्सेप्टर है, विदाउट द नॉलेज दैट एन ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैन नॉट बी टू डीम टू बी एज एन एक्सेप्टेंस। गौरी दत्त वाला अगर एक बोल रहा है मेरी वेरिएशंस in the language not involving any difference in substance would not make the acceptance ineffective। ये बोल रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट के किसी भाषा में बदलाव हो रहा है, ऑफर के किसी भाषा में, मतलब मेरी मतलब नाम मात्र सिर्फ भाषा को बदला जा रहा है, मान लीजिए इंग्लिश से हिंदी में बदला जा रहा है या कुछ सेंटेंस को, बट सब्सटेंस जो है सो कॉन्ट्रैक्ट का वहां पे नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उस केस में यह नहीं माना जाएगा एक्सेप्टेंस को इनएफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव भी हो, नेगेटिव सेंस में बोल रहा है। बट अगर मेरे वेरिएशंस लैंग्वेज है तो उस केस में एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। प्रेस्क्राइब्ड मोड ऊपर भी बात करके आए हैं, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। जो प्रपोजल देने वाला होता है वो बोलता है जो भैया एक्सेप्टेंस किस मैनर में होना चाहिए। अगर प्रपोजल इंसिस्ट नहीं करता है तो उस केस में एनी मैनर हो सकता है, अगर नॉट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर तो इस केस में माना जाएगा प्रपोजल इज प्रिज्यूम्ड टू हैव कंसेंटेड टू द एक्सेप्टेंस। इसका नटसेल में यही है, प्रेस्क्राइब्ड मोड है तो प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस करना है, अगर प्रेस्क्राइब्ड मोड नहीं है तो एनी मोड में आप एक्सेप्टेंस करेंगे तो माना जाएगा जो कंसेंट वैलिड कंसेंट है। communications prescribed mode। यहां पे इसको एग्जांपल दिया है, अगर ऑफरर मतलब जो ऑफर कर रहा है, अगर वो प्रेस्क्राइब करता है जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए मैसेंजर के द्वारा होना चाहिए, एंड ऑफर सेंड करता है एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, नो एक्सेप्टेंस। But if the offerer fails to do so, it will be presumed that he has accepted the acceptance and a valid contract will arise। Time, within prescribed time acceptance होना चाहिए, within a specified time means 7 days के अंदर में, मान लीजिए लिखा हुआ है, ऑफर देने वाला बोलता है you have to communicate, you have to accept it within 7 days,
इन दैट कंडीशंस आपको एक्सेप्टेंस कर लेना है 7 दिन के अंदर। इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, अगर समय सीमा नहीं है तो क्या रीजनेबल टाइम, अगर समय सीमा निर्धारित नहीं दी गई है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर ऑफर लैप्सेस। रीजनेबल टाइम क्या होता है, वो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। सपोज एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की डेट आई है और उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो रीजनेबल टाइम मोस्टली मान लीजिए 15 डेज होगा। ऐसा थोड़ी होगा आप 6 महीना के बाद बोलेंगे जो हमें एग्जाम फॉर्म फिलअप करने दिया जाए। तो रीजनेबल टाइम जनरली केस टू केस वेरी करता है, 1 वीक, 5 डेज, 7 डेज, 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज हो सकता है रीजनेबल टाइम एक्सेप्टेंस के लिए। व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज नाउ वी आर डिफाइंड इन द लॉ, नो वेयर डिफाइंड, मतलब कानून के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया रीजनेबल टाइम क्या होता है। यह डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकुलर, केस टू केस वेरी करेगा। वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। मेरे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मेरे साइलेंस करने का मतलब होता है एक लड़का एक लड़की को ऑफर देता है, एक बॉय गर्ल को ऑफर देता है एंड गर्ल साइलेंट रहती है, तो साइलेंट रहने का मतलब नहीं है जो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गया। साइलेंट रहने का मतलब नहीं होता है मेरे साइलेंस, किसी बात पे चुप रह जाना उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। तो द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर्स। मान लीजिए किसी को आप कुछ ऑफर देते हैं, वह जवाब नहीं देता है, इसका मतलब यह नहीं है जो उसके द्वारा एक्सेप्टेंस कर लिया गया है, अनलेस जब तक कि the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance। अगर किसी केस में ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया है वह इंडिकेट करता है जो मेरा साइलेंस को मान लेना एक्सेप्टेंस। एक केस लॉ है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। इस केस में एफ जो अंकल है ऑफर्ड टू बाय हिज नेफ्यू हॉर्स फॉर 30 pound। इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट, मतलब अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, नो मोर हियर अबाउट इट, आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन। एंड नेफुने डिडंट रिप्लाई टू एफ and he told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale as his farm stock as he intended to reserve it for his uncle। अपने फार्म हाउस से उसे सेट असाइड करवा लिया और बोला जो उस अंकल को लिए मिलने रख लिया। बाय मिस्टेक द ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स, गलती से अंकल ने अपने भतीजे को बोला जो तुम्हारा हॉर्स मैं बाई करूंगा। भतीजे ने अपने ऑक्शनर को, जो उसका घोड़ा अस्तबल में घोड़ा था, ऑक्शन होना था, बोला जो आप इस घोड़े को सेट असाइड करके रख लो या अंकल के लिए रिजर्व रखा गया है। बाय मिस्टेक क्या हुआ, ऑक्शनर ने उस घोड़े को बेच दिया। अब अंकल ने उस पर मुकदमा कर दिया, कन्वर्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी हेल्ड। F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him। तो इस केस में डिसीजन आया क्योंकि नेफ्यू ने अपने अंकल को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं किया था, तो कम्युनिकेशंस का होना जरूरी है। साइलेंस रख गया भतीजे ने तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा।
यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल है, ए सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है हम किसी न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं ना, उसी को बोलता है सब्सक्राइब। ए सब्सक्राइब किया वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, जब एक्सपायरी कर गया 1 ईयर के बाद, तो मैगजीन कंपनी जो है सो कंटिन्यूड टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 5 years, and also he continued to use the magazine but denied to pay the bills sent to him. अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो संभल के रहिएगा। तो कोर्ट ने कहा he would be liable to pay as he continued use of magazine was his acceptance of the offer. जब कभी भी अपने सर्विस को कंटिन्यूड रखते हैं, आप कंटिन्यूड रखते हैं, किसी सर्विस को यूज करते हैं, तो you are under obligations to pay, because after acceptance of service you are accepting the offer. अगर कोई सर्विस आपको दे रहा है, जैसा कि कूली रेलवे स्टेशन पे आता है, आपका लगेज को उठा लेता है और आप ये मना नहीं करते हो, तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू पे हिम, बिकॉज आपको ये फ्री में सर्विस नहीं दी जा रही। आप ये मत सोच लेना जो मैं तो सोचा जो फ्री में सर्विस है। एंड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कभी कभी कंडक्ट या इम्प्लाइड होता है। सेक्शन 8 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 8 बात करता है जो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशंस फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच में बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल। रेसिप्रोकल यहां पे बोल रहा है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर किसी भी कंडीशंस ऑफ प्रपोजल का वो बेटा ठीक है, सेक्शन 8 का कहना है जो कोई कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल है और प्रपोजल का कंडीशंस है, उसका अगर परफॉर्मेंस कर दिया जाता है, एंड कंसिडरेशंस फॉर ए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस बदले में, उस प्रोमिस के बदले में, व्हिच में बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्टेंस फॉर द प्रपोजल। तो यहाँ पे माना जाएगा उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस। यह सेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय कंडक्ट। कंडक्ट करने का मतलब हम व्यवहार के द्वारा कुछ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्लास में आके आप रोज अटेंडेंस हो रहा है आपका, ऑल्दो आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो आपका कंडक्ट ये बताता है, आपके कंडक्ट के द्वारा यह माना जाएगा जो आप टर्म्स एंड कंडीशन जो संस्थान का है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस वर्बल, रिटन, मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन तो हुआ ही, लेकिन आप क्लास की अनुपस्थिति, आप क्लास में प्रेजेंस होते हैं, यह भी प्रतीत करता है यह कंडक्ट हो जाएगा, यह इंप्लाइड हो जाएगा। Therefore, when a person perform the act intended by the proposer as the considerations for the promise offered by him, यहां पे करना है कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस में एक सर्विस अवेल करता है और सर्विस जो अवेल करता है उसको मनी में पे करता है। तो पर्सन जब परफॉर्म करेगा तो कंसिडरेशंस क्या है, एक सर्विस अवेल कर रहा है और उसके बदले में पे कर रहा है, फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कंस्टिट्यूट्स, एंड अगर कोई भी परफॉर्मेंस किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई ऑफर दिया गया और आपने उसे हाँ या ना में जवाब नहीं दिया बट उस काम को कर दिया, तो ये माना जाएगा परफॉर्मेंस, मीन्स आपने उसको कर दिया, तो यह माना जाएगा जो आपने उसको एक्सेप्ट किया। एक एग्जाम्पल के द्वारा यह बताने का कोशिश किया जा रहा है, जब एक ट्रेड्समैन होता है, जब एक व्यापारी होता है, रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर, एक कस्टमर के द्वारा ऑर्डर आता है और वह कुछ कम्युनिकेट नहीं करता है जो हमने आपका एक्सेप्ट किया या नहीं किया, सिंपली वो क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है, मींस उस ऑर्डर को सप्लाई। अक्सर ट्रेड में यही होता है, ऑर्डर आता है और उसको पैकिंग करके बिल बना के साथ में भेज दिया जाता है, तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स। तो क्या हुआ यहाँ पे,
परफॉर्मेंस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स उस ट्रेडर ने क्या किया, परफॉर्मेंस कर दिया, उस कंडीशंस और प्रपोजल को मीन्स गुड्स को एग्जीक्यूट किया, सेंड कर दिया। एंड द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड्स कंस्टिट्यूट्स द ऑफर, एंड जब उसे ट्रेडर के द्वारा भेजा गया तो इसे माना जाएगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडर्स sending the goods, तो it is a case of acceptance by conduct।